मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिजिफेस्ट 2026 के एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश इस कार्यक्रम में राजस्थान का सहयोगी राज्य है और दोनों राज्यों का साझा प्रयास देश के डिजिटल और नवाचार क्षेत्र को नई दिशा भी देगा। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के साथ ही सहयोग की भावना भी होनी चाहिए, तभी समग्र राष्ट्रीय विकास संभव है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में मारवाड़ी संस्कृति का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान के लोगों की आपदा में भी अवसर खोजने की प्रवृत्ति अत्यंत सराहनीय है। यही सोच उन्हें व्यापार, उद्योग और नवाचार में आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि अब तक नवाचारों में दक्षिण भारत का प्रभुत्व देखा जाता था, लेकिन अब राजस्थान भी उत्तर भारत की प्रगति में मजबूती से अपनी पहचान बना रहा है और स्वास्थ्य, तकनीक और उद्यमिता के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पेश कर रहा है। डिजिफेस्ट जैसे आयोजन इस सहयोग और प्रतिस्पर्धा को मजबूती देने का प्रभावी मंच है। प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान फेस्ट के इस आयोजन में मैं आज शामिल हुआ और कई प्रकार के हमारे तमाम प्रकार के आईटी और उससे जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के व्यापारी व्यवसायियों से मिलने का मौका मिला। मध्य प्रदेश अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के वहाँ की अनुकूलताओं के आधार पर हर प्लेटफॉर्म पे बात करता है। पूरे देश के कई हिस्सों में हमने अपनी विषय भी रखे और इसीलिए आज मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से निवेश करवाने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस मीटिंग के बाद भी कई सारे मित्र हमारे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके माध्यम से युवा लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योगपतियों को काम धंधा मिलेगा। मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके पूरी ताकत से चलेगा। राजस्थान तो वैसे भी हमारा सहोदर भाई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश सदैव से एक दूसरे के साझा संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए हमारे अपने उत्तर भारत के इन राज्यों के अंदर भी आईटी से जुड़े हुए और नए प्रकार के स्टार्टअप भी आए और सभी प्रकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता और मध्य प्रदेश सरकार राजस्थान सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से बधाई। डिजिफेस्ट के टाई ग्लोबल समिट 2026 का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का ये आयोजन राजस्थान के डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और उद्यमिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से दर्शाता है। राजस्थान डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और उद्यमिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से दर्शाता है। राजस्थान सरकार का स्पष्ट विजन है कि डिजिटल तकनीकी को सुशासन, रोजगार और आर्थिक विकास का माध्यम बनाया जाए। पिछले वर्षों हमने ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया, स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल नीतियां भी लागू की, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज राजस्थान स्टार्टअप्स और इनोवेशन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान डिजिफेस्ट सरकार उद्योग और स्टार्टअप्स के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य कर रहा है। टाई ग्लोबल का सहयोग राजस्थान के स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय मंच से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मेंटरशिप, निवेश और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से टाई हमारे युवाओं को लोकल से ग्लोबल बनाने का अवसर प्रदान कर रहा है। मेरे युवा साथियों, आज का युग ये ज्ञान, तकनीकी और नवाचार। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सोमवार को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। कार्यकर्ता जन सुनवाई में 75 मामले सामने आए, जिनमें से कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। कुछ मामलों को संबंधित विभाग में निस्तारण के लिए भेजा गया। जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री नागर ने कहा, मामलों का जल्द से जल्द समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में वे मामले वापस नहीं आए। ज्यादातर मामले व्यक्तिगत समस्या के सामने आ रहे हैं, सामूहिक कार्यों से जुड़े मामले कम आ रहे हैं। बीजेपी सरकार में बिजली को लेकर जो सुधार हुए हैं, उनकी कांग्रेस के विधायक भी प्रशंसा कर रहे हैं।
स्टार्टअप सेशन में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मेंटरशिप और सोशल इम्पैक्ट पर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने 2 स्टार्टअप को गाइड किया है, जिनमें से एक आज करीब 200 करोड़ रुपए की वैल्यू पर पहुंच चुका है। दूसरा हेल्थ सेक्टर से जुड़ा है, जो कि शुरुआती दौर से खड़ा हुआ और जिसमें बिल गेट ने अपनी निजी पूंजी से निवेश भी किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि उनका फोकस केवल महिला उद्यमियों तक सीमित नहीं है, बल्कि माइक्रो और स्मॉल बिजनेस को वेंचर कैपिटल की दुनिया तक पहुंचाना भी लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल में गाइड किए गए एक स्टार्टअप ने 9 शहरों में विस्तार करके 150 करोड़ से ज्यादा का जीएमवी हासिल किया। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ के साथ में सबका प्रयास भी बेहद जरूरी है। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सर्दी के चलते स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई। कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों की छुट्टी 10 जनवरी तक, कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों की छुट्टी 8 जनवरी तक। पहले 5 जनवरी तक घोषित थी छुट्टी। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए। निजी स्कूलों पर भी आदेश लागू। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे राजधानी जयपुर से है, जहां पर सर्दी के चलते स्कूलों की छुट्टियों को आगे कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है और पहले 5 जनवरी तक छुट्टी घोषित है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल भटनागर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, सर्दियों के कारण स्कूल के जो आदेश है छुट्टियों को लेकर के, वो उनमें बदलाव देखने को मिला है। क्या कुछ आदेश जो है कलेक्टर के द्वारा दिए गए? देखिए, आपको बता दें क्योंकि जिस तरह से सर्दी ने जोर पकड़ लिया है और आज भी देखा गया है सर्दी जो है काफी तेज थी। आज तक जो है क्योंकि अभी सर्दियों की जो छुट्टी है वो आज खत्म होने वाली थी, ऐसे में सर्दी का प्रकोप देखते हुए जयपुर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें 1 से 5 तक के बच्चों के लिए जो 10 जनवरी है तब तक उनका अवकाश जो है बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो 5 से 8वीं तक के बच्चे हैं उनकी जो छुट्टी है वो 8 तारीख तक के लिए जो है बढ़ा दी गई है। सर्दी को देखते हुए जो निर्णय है वो यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा बता दें कि जो शिक्षक हैं उनको स्कूल यहाँ पर जाना होगा और ये जो आदेश जारी हुए हैं वो निजी स्कूलों पर भी जो है लागू होंगे। इसका बकायदा जिक्र किया गया है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि निजी स्कूल जो है छुट्टी नहीं करते हैं। ऐसे में बकायदा जो पत्र है उसमें लिखा गया है कि निजी स्कूलों पर भी जो ये आदेश है वो लागू होंगे। जी कुणाल, तो ये माना जाए कि मतलब सरकारी और निजी स्कूल तमाम स्कूलों में यह आदेश जो है वो लागू होंगे और इस आदेश को इस बात से समझा जाना चाहिए गंभीरता की बच्चों की सुरक्षा के लिए कितनी सतर्क है सरकार कि जो सर्दी के तेवर अभी देखने को मिल रहे हैं वाकई में वो बेहद चिंताजनक है। बच्चे बीमार ना हो, उनकी सेहत सही रहे, वो ठीक रहे, इसी को देखते हुए यह आदेश। कुणाल, निश्चित रूप से क्योंकि जिस हिसाब से अभी सर्दी पड़ रही है, हाड़ कपाने वाली सर्दी है, ऐसे में लोग जो है अलाप का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में बच्चों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए प्राइमरी स्कूल जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी जो छुट्टी है वो 10 तारीख तक रखी गई है। 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनकी 8 तारीख तक की छुट्टी रखी गई है। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल भी जो है इस आदेश को माने, इसका भी जिक्र है। तो कह सकते हैं कि बच्चों को किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसलिए जो ये आदेश है वो जयपुर जिला कलेक्टर के द्वारा जारी किए गए। कुणाल, यह आदेश भी हम टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, यदि क्योंकि हर दिन पिछले 2-3 दिनों से हम देखें दिन बीतने के साथ में सर्दी के तेवर और ज्यादा तीखे होते हुए दिखाई दे रहे, यदि जो 10 तारीख तक का आदेश है यदि उस दौरान भी सर्दी इसी तरह की रहती है, तो क्या इस बारे में कोई सूचना आप तक पहुंची कि ये छुट्टियां और बढ़ भी सकती है या फिर 11 तारीख से स्कूल खुलना निश्चित है? आने वाले समय में क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार जो है वो 10 तारीख तक जो है भारी प्रकोप जो है सर्दी का उसका अनुमान लगाया गया है। ऐसे में 10 तारीख तक के लिए ये आदेश है, लेकिन अगर स्थिति ऐसी होती है कि 10 तारीख के बाद भी सर्दी जो है लगातार बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर अपने स्तर पर जो है निर्णय ले सकते हैं कि छुट्टियों को और आगे बढ़ाना है या 10 तारीख के बाद जो है जो अगले दिन से स्कूल खुलेंगे। ये जिला कलेक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि मौसम कैसा रहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कुणाल। और अब जयपुरिया अस्पताल से बड़ी खबर, जहां पर संविदा कर्मी लगाने में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता का मामला देखने को मिला। मामले के सामने आने पर
अधीक्षक महेश मंगल को नोटिस जारी हुआ था। सच बेधड़क ने प्रमुखता से मामला उठाया था। लापरवाही करने वाले जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठाई और अब पूरे मामले में बैठी है विभागीय जांच। जयपुरिया अस्पताल अधीक्षक महेश मंगल जांच के दायरे में जननी कलेवा योजना को लेकर भी तमाम सवाल उठ चुके हैं। तो सच बेधड़क ने ये पूरा मामला उठाया और उसका असर भी यहां पर देखने को मिला है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल भटनागर हमारे साथ में एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, सच बेधड़क का क्या कुछ असर यहाँ पर होता है खबर का, और क्या कुछ पूरा मसला है, एक बार फिर से समझना चाहेंगे जयपुरिया अस्पताल में। बता दें कि जयपुरिया अस्पताल में कई तरह की अनियमितताओं का मामला सामने आया था, जिसमें जननी कलेवा योजना की बात कर लें, जिसमें जो तय नियम थे उनके तहत काम नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा पार्किंग की बात कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बात संविदा कर्मचारियों को लेकर जिस तरह से जो अधीक्षक हैं उनके द्वारा लापरवाही की गई, और लापरवाही का नतीजा ये रहा कि सरकार पर हर महीने 4 से 4.5 लाख रुपए का भार जो है पड़ रहा था, क्योंकि बिना किसी को जानकारी दिए संविदा कर्मचारी को रखा गया। जब उनका वेतन बना और इस बारे में जो संबंधित कंपनी है उससे जानकारी मांगी गई, तो उसने इनकार कर दिया कि हमने इन कर्मचारियों को जो है इनकी जो सेवाएं वो स्टैंड नहीं की हैं। ऐसे में किसकी मनमर्जी यहाँ पर चली और क्यों, किस नियम के तहत इन संविदा कर्मचारी को रखा गया, इस पूरे मामले को लेकर सीएमओ स्तर तक शिकायत हुई थी। इस पूरे मामले को सच बेधड़क ने भी प्रमुखता से उठाया था, और उसी का नतीजा है कि इन तमाम मांगों को उठाने के बाद इस पूरे प्रकरण में नोटिस जारी किया था। जो जयपुरिया अस्पताल अधीक्षक है महेश मंगल, उनको नोटिस जारी किया गया था, और अब इस पूरे मामले में विभागीय जांच जो है इस पूरे मामले में बैठी, और आने वाले समय में जो है विभाग अपने स्तर पर जो भी जांच है वो करेगा, और जांच करने के बाद बड़ा एक्शन इस पूरे मामले पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, विभागीय जांच की बात आपने जिक्र किया कुणाल, कब तक जो ये कमेटी है विभागीय जांच को लेकर के स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी? आने वाले 7 दिनों में संभवतः जो स्थिति है वो यहाँ पर साफ होने की है, क्योंकि इस पूरे मामले में पहले जब जांच हुई थी, जांच में पाया गया था, और जांच में गलती पाने के बाद सीएमओ स्तर तक शिकायत गई, और इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में नोटिस भी जारी कर दिए, नोटिस जारी किया गया था, और 7 दिन में जो है समय मांगा था डॉक्टर महेश मंगल जो अधीक्षक हैं जयपुरिया अस्पताल के, और अब उनके जवाब से असंतुष्ट होने की स्थिति में जो भी उनके द्वारा जवाब दिया गया, और जिस तरह की अनियमितता और वित्तीय अनियमितता, बड़ा मामला ये है क्योंकि 40 लोगों को बिना बताए आप रख लेते हो। एक महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार की जो जननी कलेवा योजना है, जिसमें गर्भवती महिला को, जो महिलाएं हैं वो घर से जो है खाना बना के लाती है, उनको 120 रुपए जो है दिए जाते हैं। ऐसे में प्राइवेट लोगों को जो है इसमें ज्यादा पैसे 140 रुपए का जो है 140 से ज्यादा का जो है टेंडर क्यों दिया गया? तो कहीं ना कहीं जो सरकार की, जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसको भी यहाँ पर जो है नुकसान हो रहा था, क्योंकि इस योजना का मुख्य जो उद्देश्य था वो महिलाओं को सशक्तिकरण करने का था, टेंडर देने का नहीं था। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह की वित्तीय अनियमितता सामने आई, संविदा कर्मचारियों के मामले में जिस तरह की वित्तीय अनियमितता सामने आई, और पार्किंग को लेकर जिस तरह से वित्तीय अनियमितता सामने आई, तो काफी गंभीर मुद्दे थे, और सच बेधड़क लगातार इन मुद्दों को उठा रहा था, और इन पर जो जिम्मेदार है उन पर एक्शन लेने की बात कर रहा था। लेकिन अब इस पूरे मामले में पहले नोटिस जारी हुआ सच बेधड़क की खबर पर, और अब इस पूरे मामले पर जो है विभागीय जांच बैठी है। बिल्कुल कुणाल, एक आखिरी सवाल, विभागीय जांच जैसा कि आपने बताया तकरीबन 7 दिनों का ये वक्त है जब रिपोर्ट के द्वारा स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। ऐसे में जो लापरवाह लोग होंगे, यदि इस जांच में पूरी तरह से साबित होते हैं तमाम आरोप, तो ऐसे में क्या बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है कुणाल? अगर इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इस पूरे मामले में जो भी दोषी पाया जाता है, तो जो भी विभागीय नियम है उनके तहत इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी जयपुरिया अस्पताल अधीक्षक के पद पर डॉक्टर महेश मंगल बैठे हैं। ऐसे में अगर इस पूरे मामले में वित्तीय अनियमितता पाई जाती है, उनका पूरा रोल पाया जाता है विभागीय जांच में, तो संभवतः सबसे पहले जो गाज गिरेगी वो उनके ऊपर गिरेगी। ठीक है कुणाल, ये जो आपने अधीक्षक का जिक्र किया, क्योंकि लगातार खबरों में भी वही चल रहा है, क्या अभी तक अधीक्षक के अलावा भी और लोगों की संलिप्तता पाई गई है? इस बारे में कोई जानकारी आप तक पहुंची? आप इस चीज को हमें समझना होगा कि जो अस्पताल का सर्वे सर्वा होता है वो अधीक्षक होता है। अधीक्षक की निगरानी में ही सभी तरह के काम होते हैं, चाहे वो संविदा कर्मचारी को लगाना हो या हटाना हो। इन तमाम प्रक्रियाओं के लिए पहले से ही तय नियम है।
उन तय नियमों का, क्योंकि इन तमाम जो चीजें होती हैं, चाहे पार्किंग की बात कर ले, जननी कलेवा की बात कर ले, संविदा कर्मचारी की, तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जो जिम्मेदार व्यक्ति वो अधीक्षक होता है अस्पताल का। यही कारण है कि इस पूरे मामले में जो सुई है वो अधीक्षक के जो महेश मंगल है उनके आसपास ही घूम रही है। ठीक है कुणाल, बहुत ही बारीकी के साथ में आपने तमाम जानकारियों को दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात झुंझुनू की करेंगे, जहां पर रोडवेज बस स्टैंड पर 20 साल की युवती को रात भर परेशान किया गया। नोएडा की रहने वाली युवती दिल्ली से बीकानेर जाने के लिए हरियाणा रोडवेज बस में सवार हुई थी। बस शाम करीब 6 बजे झुंझुनू पहुंची, लेकिन किराए को लेकर हुए विवाद के चलते ड्राइवर और कंडक्टर ने युवती का सामान नहीं दिया। करीब 6 घंटे तक चल रहे इस विवाद से परेशान होकर युवती ने आधी रात को पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके अभद्रता की शिकायत की। सूचना पर झुंझुनू कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को उसका सामान दिलवाया। पुलिस ने महेंद्रगढ़ जिले के कंडक्टर विपिन जाट और ड्राइवर सुरेश मेघवाल को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के बाद युवती बीकानेर के लिए रवाना हुई, तो वहीं पुलिस कार्रवाई के चलते हरियाणा रोडवेज बस भी दिन भर डिपो में खड़ी रही। तो ये ड्राइवर और कंडक्टर दोनों गिरफ्तार किए गए। दोनों की तस्वीरें आप देख लीजिए। बढ़ते हैं आगे, नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी के एक क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व कार्यों पर विस्तृत वीडियो प्रेजेंटेशन पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में सड़क अवसंरचना को सर्वोच्च प्राथमिकता भी दी है। चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए तकरीबन 12,769 करोड़ की लागत से चारधाम महामार्ग परियोजना के तहत प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन किया जा रहा है। वर्तमान में उत्तराखंड में 3,723 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क विकसित हो चुका है। NHAI द्वारा डिजाइन किए गए 597 किलोमीटर मार्गों में से 336 किलोमीटर से ज्यादा पूरे भी हो चुके हैं। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा और हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे। तो देख लीजिए कि चारधाम परियोजना को लेकर के ये प्रोजेक्ट की तस्वीरें हैं और नितिन गडकरी इस बैठक में मौजूद है। समीक्षा बैठक होती है भारत मंडपम में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होती है। उत्तराखंड के आपने मुख्यमंत्री को देखा, पुष्कर सिंह धामी को। सड़क कनेक्टिविटी कार्यों का पूरी तरह से वीडियो प्रेजेंटेशन यहां पर पेश किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, सिरोही के आबू रोड में खाकी अलर्ट मोड पर दिखाई दी है और वाहन चालकों के विरुद्ध एसपी डॉक्टर प्यारेलाल द्वारा जिले भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त होती हुई दिखाई दी और यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ा एक्शन भी लिया। इस दौरान पुलिस टीम ने बिना हेलमेट और संबंधित दस्तावेज नहीं मिलने पर कार्रवाई को अंजाम दिया और करीब 15 बाइकों को मौके पर MV एक्ट के तहत कार्रवाई कर जब्त किया गया। तो वहीं इस दौरान पुलिस ने सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना को लेकर जागरूक भी किया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर भगवान राम मय टीम मौके पर मौजूद रही। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सिरोही के आबू रोड की तस्वीरें, जहां पर खाकी पूरी तरह से लोगों को अलर्ट करती हुई दिखाई देती है। खासतौर पर जो बाइक पर सवार होते हैं, सड़क सुरक्षा को लेकर के पुलिस अब सख्त। नगर पालिका बयाना में सफाई कर्मचारियों को पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। सोमवार को आक्रोशित सफाई कर्मचारी नगरपालिका कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए कैशियर कार्यालय का घेराव तक कर डाला। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार 2 महीने से वेतन न मिलने के कारण रोजमर्रा का खर्चा चलाना मुश्किल हो चुका है और परिवार के पालन पोषण में गंभीर परेशानियां भी देखने को मिल रही है। और इस मामले में नगरपालिका की कैशियर यानी कि दीपक गुप्ता ने बताया कि 2 माह पहले अधिशासी अधिकारी अनीता कुमारी ने जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन उनकी IT की मैपिंग अब तक नहीं हुई, जिससे कर्मचारियों का वेतन अटका हुआ है। उन्होंने कहा कि IT मैपिंग के लिए फाइल ट्रेजरी कार्यालय भेजी है और प्रक्रिया पूरी होते ही वेतन का भुगतान भी होगा। वहीं सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द वेतन नहीं मिला तो हड़ताल पर जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगरपालिका प्रशासन की होगी।
कर्मचारी नगरपाल का बयान है, 2 महीने से पेमेंट नहीं मिली है। पेमेंट के लिए सब भटक रहे हैं और सभी का रोजगार मतलब क्या है, किसी से चलता है, पेमेंट से ही 2 महीने हो गए, पेमेंट नहीं मिली है, सब कर्मचारी परेशान है। हम लोग कैशियर साहब से मिले हैं यहाँ पे और कैशियर साहब ने 2 दिन का आश्वासन दिया है, 2-3 दिन का। देखते हैं 2-3 दिन में क्या होता है। क्या मांगे आप लोगों की? मांग यही है, तनख्वाह बराबर मिले, बस मांग तो और क्या है। कर्मचारी जो सफाई जैसे मतलब नियमित काम कर रहे हैं, इसी नियमित तरीका से हड़ताल पे आप लोग क्या? नहीं, ऐसी अभी हड़ताल की कोई वो नहीं है। अभी हड़ताल अगर कोई इनकी कमेटी में और समाज हमारे सभी कर्मचारियों में अगर एक वो हुआ तो हड़ताल का प्रोग्राम आगे देखेंगे। अभी 2-3 दिन की आश्वासन जो। और अब चौथ के बरवाड़ा की बात करेंगे, जहां पर उपखंड क्षेत्र के गिरधरपुरा गांव में एक गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया है। समय पर मिली चिकित्सा सहायता से मां और नवजात दोनों पूरी तरह से सुरक्षित है। तस्वीरें आप देख लीजिए। जानकारी के मुताबिक गिरधरपुरा निवासी संतोष मीणा की पत्नी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और महिला को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में पीड़ा बढ़ गई। इस दौरान एम्बुलेंस में तैनात EMT आसिफ मोहम्मद ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस के अंदर ही सुरक्षित प्रसव भी कराया। कुछ ही देर में नवजात की किलकारी गूंज उठी। प्रसव के बाद महिला को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट करवाया गया। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में कोतवाली थाना पुलिस ने घर में घुसकर हुई 22 लाख रुपए की चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी कमल पारे को गिरफ्तार किया है। फतेहपुर शहर कोतवाल महेंद्र मीणा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई की जानकारी DSP अरविंद कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि 30 दिसंबर की रात को फतेहपुर कस्बे में विनोद कुमार के घर चोरी हुई थी। विनोद कुमार ने अपने भाइयों को इटली भेजने के लिए घर में 22 लाख रुपए जमा किए थे। आरोपी कमल पारिक का पीड़ित के घर आना जाना था और उसने इसी का फायदा उठाकर चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 5,85,000 रुपए बरामद किए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि बाकी की रकम से आरोपी ने फ्लाइट से घूमना, महंगे होटल में रुकना, बाइक, लैपटॉप और कपड़े खरीदने जैसे शौक पूरे किए। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। और अब बात टोक की सरदा बांध डूब क्षेत्र संघर्ष समिति का 1 दिवसीय सांकेतिक धरना मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। धरने की तस्वीरें आप देख लीजिए। सैकड़ों की तादाद में प्रभावित ग्रामीण यहां पर दिखाई देते हैं। 6 फरवरी तक मांगे नहीं मानी तो चक्का जाम की चेतावनी तक दे डाली है। 39 गांव डूब क्षेत्र से प्रभावित है। हंसराज फाकना के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया गया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जम करके नारेबाजी भी होती है। नारेबाजी की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें पूर्व में भी 8 तारीख को ज्ञापन दिए थे, करीब 2-2.5 महीने पहले। 21 सूत्री हमारी मांगे हैं। सरदा बांध बनकर कंप्लीट हो गया। पहले फेज के जो किसान थे उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उन्हें अभी तक सही ढंग से मुआवजा नहीं मिला। और दूसरा फेज का सरकार ने काम चालू कर दिया और भूमि अवाप्ति कर रहे हैं और हमें विस्थापित करेंगे। तो हमारी राज्य सरकार से 21 सूत्री मांगे थी, आपके चैनलों के माध्यम से भी हमने बताया और मुख्यमंत्री महोदय को पहले और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं और सरकार की तरफ से अभी कोई ठोस निर्णय इस पर नहीं हुआ। तो अभी हमने आज 1 दिन का सांकेतिक धरना रखा है और सांकेतिक धरने में सारे जो डूब क्षेत्र के प्रभावित किसान हैं, उनके संघर्ष समिति के लोग, सारे मौजूद लोग आज यहाँ इकट्ठे। जालौर के बागुड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में वार्ड पुनर्गठन को लेकर के विवाद बढ़ चुका है। खारवा गांव के ग्रामीणों ने वार्ड 6 को बदलकर वार्ड संख्या 7 में शामिल करने की मांग को लेकर बागुड़ा SDM को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित परिसीमन में खारवा को मोरसीम और देवदा का गोलिया के साथ में वार्ड 6 में जोड़ा गया है, जो कि भौगोलिक और ग्राम पंचायत की दृष्टि से अनुचित है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि खारवा गांव का नया मोरसीम ग्राम पंचायत से सीधा संबंध है। दोनों गांवों के बीच दूरी कम है और आवाजाही भी सुगम है। पूर्व में भी पंचायत समिति पुनर्गठन के दौरान खारवा को नया मोरसीम ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही रखा था। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे समय रहते मांगों पर विचार नहीं किया गया, संशोधन नहीं किया गया तो वे आंदोलन तेज करेंगे। और अब बात नादौती की। पंचायत समिति नादौती के प्रस्तावित वार्ड परिसीमन में ग्राम पंचायत रौसी को वार्ड 11 और 12 में विभाजित करने के प्रस्ताव का ग्रामवासियों ने कड़ा विरोध किया है। ग्रामीणों ने सहायक
निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नादोती को लिखित आपत्ति भी दी है। उनका कहना है कि रौसी सामाजिक, भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से हमेशा एक इकाई रही है और इसे 2 वार्डों में बांटने से ग्राम की एकता टूटेगी, जनप्रतिनिधित्व असंतुलित होगा और भविष्य में गंभीर प्रशासनिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न भी हो सकती है। ग्रामीणों ने साफ किया कि रौसी के टुकड़े किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा यदि परिसीमन जरूरी है तो रौसी को पूरी ग्राम पंचायत के रूप में किसी एक वार्ड में रखा जाए या समीपवर्ती ग्राम पंचायतों के साथ में जोड़ा जाए, लेकिन इसे 2 हिस्सों में विभाजित करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जनभावना, जनहित और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए रौसी को यथावत एक ही वार्ड या इकाई के रूप में बनाए रखा जाए। और अब बात डीडवाना की। मकराना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राम भीचर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सोमवार शाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राजस्व ग्राम शिवनगर और काशीनगर को नगरपालिका बोरावड़ की सीमा में शामिल करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जब बोरावड़ को नगरपालिका का दर्जा नहीं मिला तब ये दोनों गांव पहले बोरावड़ ग्राम पंचायत में शामिल थे, लेकिन बाद में उन्हें बाहर कर दिया गया, जो कि जनहित में नहीं है। राम भीचर ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित निवेदन भी भेजा है। साथ ही ज्ञापन में कहा कि वर्तमान में स्वायत्त शासन और पंचायती राज विभाग के अधिकारी इन गांवों की हालत साफ नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि दोनों गांवों को नगरपालिका बोरावड़ में ही शामिल रखे ताकि विकास और सुविधाओं का लाभ मिले। ग्राम शिवनगर व ग्राम काशीनगर, ये दोनों ग्राम जो है, जब ग्राम पंचायत बोरावड़ थी उसमें ये शामिल थे। जब नगरपालिका बनी उस वक्त जो है उन दोनों गांवों को जो है नगरपालिका से बाहर कर दिया और ग्रामीण क्षेत्र में मिला दिया। उसके बाद के अंदर जो परिसीमन हुआ, इस परिसीमन के अंदर दोनों गांवों को जो है नगरपालिका बोरावड़ के अंदर मिला दिया। उसके बाद के अंदर और भी परिसीमन कई बार, कभी किसी गांव को बाहर किया, किसी को अंदर किया। इसके बाद में ग्राम बोरावड़ के कुछ नागरिक जो है इस संबंध के अंदर हाईकोर्ट भी गए। अब वो किस विषय को लेकर के गए वहाँ रहने के लिए, कैसे किसको कहाँ रखना है, क्या नहीं रखना है, वो तो वो लोग जाने, तो हाईकोर्ट गए। लेकिन हमारा दोनों का विषय यही है उसके बाद में कि शिवनगर वाले भी चाहते हैं कि हम नगरपालिका बोरावड़ में रहे और काशीनगर वाले भी हम ये चाहते हैं कि हम नगरपालिका बोरावड़ में रहें। हाड़ कपाती सर्दी भी चौथ माता के श्रद्धालुओं की आस्था को डिगा नहीं पाई। कड़ाके की ठंड के बीच नंगे पांव जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु कई किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चौथ माता मंदिर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। सुबह सवेरे श्रद्धालु चौथ माता सरोवर में स्नान करके करीब 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 5 बजे मंगला आरती के दौरान विशेष भीड़ यहां पर देखी गई और दर्शन के लिए कतारें लगातार बनी हुई है। संकट चतुर्थी और अवकाश के चलते मंगलवार को श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है। चोरू मार्ग सहित सभी प्रमुख मार्गों पर पैदल जत्थे दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी तैनात हैं। चौथ माता के जो वार्षिक मेला है उसमें स्वागत है, अभिनंदन है। माँ चौथ भवानी की कृपा से विधिवत तरीके से मेले का शुभारंभ कल हो गया था और आज प्रशासनिक व्यवस्थाएं और पुलिस की व्यवस्थाएं प्रारंभ हो गई हैं। सभी जो जगह हैं वहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इस मेले को 6 भागों में बांट करके उसको नियंत्रित किया जा रहा है। अभी आप जो खड़े हुए कंट्रोल रूम है, यहाँ CCTV के माध्यम से पूरी सारी मेला मैदान से लेकर के चौथ माता का जो मंदिर है वहाँ तक की व्यवस्थाओं का लाइव यहाँ पर देखा जा रहा है और सभी कार्मिकों से लेकर के सारे श्रद्धालुओं का मेले के अनुसार बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके